दोस्तों नमस्कार। नेशनल व्हील्स मीडिया पर आपका स्वागत है। भारतीय जीवन बीमा निगम एक आईपीओ लेकर आ रहा है और कहा जा रहा है कि यह आईपीओ भारत में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। इस आईपीओ से क्या होगा, किसको लाभ होगा, किसको हानि होगी, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इस पर आज चर्चा की जाएगी। हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन जायसवाल जी। डॉक्टर जायसवाल जी कर एवं वित्त सलाहकार ही नहीं बल्कि कर मामलों के विशेषज्ञ हैं। और डॉक्टर जायसवाल के बारे में आप सभी यह भी जान लीजिए कि आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार के वित्त मामलों में एक सलाहकार की भूमिका भी कई जगहों पर निभाते हैं। इसलिए डॉक्टर पवन जायसवाल की कही बातें कितनी गंभीर होंगी और कितनी महत्वपूर्ण होंगी, यह भी आप जरूर जानिए। साथ ही इस वीडियो को इतने अधिकतम लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए कि यह बात अधिकतम लोगों तक पहुँचे। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड के जितने भी पॉलिसी धारक हैं उन तक पहुँचे, जो एजेंट हैं उन तक पहुँचे, जिससे सभी लोग इस वीडियो में दी गई जानकारी को समझ सकें और अपना लाभ नुकसान जान सकें। डॉक्टर पवन जायसवाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार अरुण जी। नेशनल व्हील्स का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक ऐसे बर्निंग इशू पे और ऐसे तथ्यपरक चीज़ों पे आज आपने ये इंटरव्यू रखा है या एक संवाद रखा है जिसका फ़ायदा जो है भारत के लाखों की संख्या में लोग उठाएंगे। तो मैं नेशनल व्हील्स का पुनः शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी रणविजय जी कि आपने आज ये संवाद यहाँ पे स्थापित करने का प्रयास किया। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, LIC सामान्य तौर पर तमाम कंपनियां हैं, लेकिन LIC प्राइवेट कंपनियां भी करती हैं तो लोग कहते हैं भाई LIC करा लो। तो भारतीय जीवन बीमा निगम का ये महत्व है लोगों के जीवन में। तो आईपीओ जो आ रहा है इसका क्या महत्व है, क्यों इसको लाने की ज़रूरत पड़ी है? रणविजय भाई, ये जो आईपीओ लाने की बात है, जो भारत सरकार इस आईपीओ को ले आ रही है, उसका मुख्य उद्देश्य है भारत में एक मुश्त समेकित कोष को जो है बढ़ाना। ये मुख्य उद्देश्य है भारत सरकार का कि एक साथ एक बहुत बड़ा फंड भारत सरकार का तैयार हो जाएगा। चूँकि जैसे ही LIC के जो एक 10% 5% की हिस्सेदारी है, जब ये पब्लिक आईपीओ के रूप में प्रारंभिक ऑफर के रूप में पब्लिक के पास जाएगी और पब्लिक उसको सब्सक्राइब करेगी तो भारत सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास एक बड़ी रकम प्राप्त हो जाएगी। पहला तो उद्देश्य इसका ये है जिससे कि भारत में जो विकास के कार्य हो रहे हैं और जो विकास का एक अपना सन 2047 तक का एक खाका खींचा गया है उस पर अमल हो पाएगा। और साथ ही लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की जो कार्य पद्धति है या जो कार्यशैली है, इसमें भी कहीं न कहीं और निखार आएगा इस आईपीओ आने के बाद, ऐसी उम्मीद की जाती है। डॉक्टर साहब, भारतीय जीवन बीमा निगम के बड़ी संख्या में पॉलिसी धारक हैं और उतनी ही बड़ी संख्या में एजेंट हैं, अभिकर्ता हैं। उन दोनों वर्गों पर इससे क्या फर्क पड़ेगा, उनको क्या लाभ हानि होगी? बहुत बढ़िया प्रश्न किया है रणविजय भाई जी ने आपने। और मैं यहाँ बता दूं, लगभग 28.5 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं इंडिया में, जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की पॉलिसी होल्ड करते हैं, किसी न किसी कैपेसिटी में होल्ड करते हैं। और लगभग 14.5 लाख के आसपास इसका एजेंट का नेटवर्क है। इस आईपीओ के आने से दो बातें हैं। पहला तो ये कि एजेंट बहुत ही इसमें बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हैं कि वो डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं और अपने पॉलिसी होल्डर्स को ये कह रहे हैं कि आप इसके आईपीओ में ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा। क्योंकि अभी तक जो पॉलिसी होल्डर हैं, यानी कि जो LIC के जो कस्टमर हैं, उनको अब मालिक बनने का भी अवसर मिल रहा है LIC में। तो जाहिर सी बात है, जब सेम कंपनी में कोई व्यक्ति उपभोक्ता भी होता है और सेम कंपनी का मालिक भी होता है, तो ऐसे में जो डेवलपमेंट होता है कंपनी का या जो कंपनी की विकास की दर होती है, विकास होता है, वो बहुत चौमुखी होता है। एजेंट इसलिए बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हैं क्योंकि शायद रणविजय भाई 14.5 लाख एजेंट में कोई ऐसा एजेंट नहीं होगा जिसने स्वयं अपनी पॉलिसी, अपने पत्नी बच्चों की पॉलिसी, माँ बाप की पॉलिसी न कराई हो। तो वो एजेंट भी अब मालिक बनने की फिराक में है।
पॉलिसी धारक जो हैं कुछ कम के हैं, कुछ ज़्यादा के हैं। आपने बताया कि पॉलिसी धारक अब भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड के मालिक जैसे बन जाएंगे। मालिक कैसे बन जाएंगे, उनका क्या स्वरूप होगा, इसके निर्णयों में पॉलिसी धारकों की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए अनुराग भाई, बहुत टेक्निकल प्रश्न आपने पूछा है। हम अगर कंपनीज एक्ट के परव्यू में देखें और जो एलआईसी एक्ट है, भारतीय जीवन बीमा निगम जो है वो एक्ट से गवर्न होता है, भारत सरकार के एक्ट से गवर्न होता है। तो इसमें जो 10% जो ऑफर दिया गया है आईपीओ के थ्रू पब्लिक के लिए, यहाँ जो सबसे बड़ा फायदा पब्लिक को होगा, पब्लिक मतलब जो पॉलिसी होल्डर है उनको ये होगा कि जब वो शेयर में सब्सक्राइब करेंगे, जैसे आईपीओ 10 मार्च को आना है और 13 मार्च को ये पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी ओपन हो जाएगा। तो इसमें पॉलिसी होल्डर्स को जो प्राइस बैंड के साथ जो ऑफर मिलेगा उसमें पॉलिसी होल्डर अप्लाई करेंगे। और जैसा कि आपने भी अपने प्रश्न में पूछा कि विभिन्न प्रकार के पॉलिसी होल्डर हो सकते हैं, कम रुपए के भी पॉलिसी हो सकती है, ज़्यादा रुपए की भी हो सकती है। तो इसमें मैं आपको रणविजय भाई बता दूं, अपने दर्शकों को भी बता दूं कि जो पॉलिसी में जो पॉलिसी होल्डर्स को जो अलॉट किया जाएगा शेयर, वो एक विधा के थ्रू किया जाता है, ऐसे सिस्टम से किया जाता है, लॉट बना के किया जाता है कि हर लॉट से प्रत्येक व्यक्ति जो है सेटिस्फाइड हो जाए। पहले तो ये उम्मीद की जा रही है, पहले ये उम्मीद ये बाजार में ये की जा रही है और मेरी भी ये उम्मीद है कि ये जो आईपीओ है, चूँकि भारत का एक सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है और इसमें जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे जुडिशरी से हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में, चाहे कारोबारी हैं, फैक्ट्री ओनर हैं, स्टूडेंट, कोई भी हो, सब हो बिल्कुल एकदम उत्साहित हैं इस पे सब्सक्राइब करने के लिए। क्योंकि कहीं न कहीं सबके मस्तिष्क में ये कहीं न कहीं मस्तिष्क में पड़ा हुआ है कि सबसे ज़्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट ये होगा और बहुत ज़्यादा मुनाफा देने वाला होगा। 2 बात, तीसरी बात यहाँ पे ये है कि जो अलॉटमेंट का प्रोसीजर होगा, वो जैसे कहते हैं, एक वर्ड होता है, टेक्निकल वर्ड होता है कॉमर्स में, पेरी पैसो अलॉटमेंट। मतलब कह सकते हैं कि हर लॉट में, जैसे जो 10,000 अप्लाई करेगा उसको भी कुछ मिलेगा, जो 1,000 अप्लाई करेगा उसको भी कुछ मिलेगा, जो 100 अप्लाई करेगा उसको कुछ मिलेगा। इस तरीके से एक सिस्टम बना के कुछ न कुछ वो करेंगे ताकि हर तरह के पॉलिसी होल्डर जो जैसा अप्लाई करे उसको मिले। लेकिन ओवरऑल हिस्सा टोटल आईपीओ का 10% फिक्स कर दिया गया पॉलिसी होल्डर्स के लिए। डॉक्टर साहब, मैं भी जीवन बीमा निगम का एक पॉलिसी होल्डर हूँ। मैं यदि अपने पर ही मानूँ, हमारे अपने घर में करीब 1 दर्जन लोग हैं जो किसी न किसी रूप में एलआईसी की बीमा खरीदा हुआ है और जीवन को उन्होंने उस रूप में सुरक्षित किया हुआ है, जैसा एलआईसी दावा करता है। क्या सभी बीमा धारकों के लिए डीमैट अकाउंट खोलना अनिवार्य होगा, या एक डीमैट अकाउंट में परिवार के सभी लोग नियोजित हो जाएंगे? थोड़ा इसको, ये तकनीकी मामला है लेकिन पॉलिसी धारकों के हित में है, उनको जानना जरूरी है। क्या अलग अलग सबको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा या क्या होगा, थोड़ा सा बताएं। वैसे मैं बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। पहली बात तो ये कि अगर परिवार में पॉलिसी, आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी है और वो पॉलिसी ज्वाइंट नेम से है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, तब तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में जो ज्वाइंट लाइफ होल्डर है, अगर उन्होंने ज्वाइंट नेम से डीमैट अकाउंट खोला हुआ है तब तो ठीक है। अन्यथा पर कैपिटा डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि 13 फरवरी सन 2022 तक 13 फरवरी सन 2022 तक जिन लोगों ने एलआईसी की पॉलिसी होल्ड की थी, वही इस आईपीओ में 10% वाले जो हिस्से में उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो पहला तो ये कि 13 फरवरी सन 2022 तक उनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। दूसरा ये कि उनका जो डीमैट अकाउंट है वो खुल जाना चाहिए आईपीओ की तिथि तक। तीसरा ये है कि उनकी जो पॉलिसी है वो पैन से भी लिंक होनी चाहिए। अगर पैन से लिंक पॉलिसी नहीं है किसी भी स्थिति में, तो ऐसे में फिर पॉलिसी होल्डर को ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो फिर से मैं आपके प्रश्न को एकदम क्लियर कर दूं कि अगर आपने ज्वाइंट पॉलिसी ली हुई है तो आप ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन सजेस्ट ये किया जाएगा कि हर व्यक्ति अपना डीमैट अकाउंट खोले। और अगर आपका पहले से डीमैट अकाउंट है तो आपको डीमैट अकाउंट खुलवाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि पैन अपडेट करा लें, अपने जितने भी पॉलिसी होल्डर हैं पैन अपडेट करा लें, डीमैट अकाउंट खुलवा लें, ये करना अनिवार्य है। और जीवन बीमा निगम के जो अभिकर्ता हैं, हमारे ख्याल से
इस काम में जुड़े होंगे, अपने ग्राहकों का डीमैट अकाउंट खुलवाने की कोशिशों में लगे होंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल इसमें फिर ये ज़रूर उपजता है कि जो व्यक्ति पॉलिसी खरीद चुका है, जितने की पॉलिसी उसके पास है, उसी के अनुपात में उसको लाभ मिलेगा, यानी कि जो आईपीओ आएगा उसी के अनुपात में उसको उसमें हिस्सेदारी मिलेगी, या बीमा धारक अपने उस निवेश से ज़्यादा की रकम का भी उसमें हिस्सा ले सकता है और खरीदारी कर सकता है? देखिए रणविजय भाई, टू द माई नॉलेज एंड टू द एक्सटेंट ऑफ एज प्रिवेइंग लॉज, जो आपने बताया कि पॉलिसी के अमाउंट से आईपीओ का कोई लेना देना नहीं है। आपके लिए कंडीशन ये है कि आप 13 फरवरी सन 2022 को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पॉलिसी होल्डर होने चाहिए। पहली कंडीशन, आपकी पॉलिसी पैन से लिंक होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, तीसरा आपके पास डीमैट अकाउंट आईपीओ आने के पहले होना चाहिए। आपका प्रश्न जो ये था कि अगर किसी के पास केवल 50,000 की पॉलिसी है और किसी के पास 5 करोड़ की पॉलिसी है, तो क्या 5 करोड़ वाला ज़्यादा उसको अलॉटमेंट होगा, 50,000 वाले को कम होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिसी होल्डर होना कंडीशन है। इसके बाद जब आईपीओ आएगा, उसकी जो मॉडलिटीज़ हैं उसमें जिस तरीके से जो लोग अप्लाई करेंगे, अगर 50,000 रुपये की किसी के पास भी पॉलिसी है, 5 लाख रुपए की अगर पॉलिसी है और अगर अप्लाई वो ज़्यादा शेयर्स के लिए कर रहा है, तो वहाँ पे लॉट अलग बनेगा, आईपीओ में उसका लॉट अलग बनेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल पॉलिसी होल्डर होना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसमें पॉलिसी होल्डर को क्या बेनिफिट्स क्या होंगे? सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि आपने भारतीय जीवन बीमा निगम में पैसा लगाया है, उसमें बीमा धन आपने निवेश किया हुआ है, तो की स्थिति में आपको एक सिक्योर मनी मिलती है, एक सुरक्षित धन मिलता है। आईपीओ आने के बाद फिर ये बाजार आधारित व्यवस्था हो जाएगी। बाजार कभी चढ़ेगा भी तो कभी गिर भी जाएगा। इतिहास में कई बार बहुत नीचे जा चुका है। जिस दौरान बाजार नीचे गया, उस दौरान किसी की पॉलिसी परिपक्व हो गई, तो उस अवस्था में उसके साथ क्या होगा? रणविजय, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। इस प्रश्न का मैं विधिवत अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को नेशनल व्हील्स के बताना चाहता हूँ। 2 बातें हैं। पहली तो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसकी अपनी कार्य पद्धति, बीमा कराना, बीमा देना, बीमा का प्रीमियम रियलाइज़ करना, बीमा को सेटल करना, चाहे वो मैच्योरिटी पे सेटल करना या डेथ के बाद करना, ये एक प्रोसेस जीवन बीमा कंपनी का है। अब जीवन बीमा कंपनी एक निश्चित समयांतराल बाद वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनाती है, जिसमें वो टेंटेटिव लायबिलिटीज़ को डिडक्ट करके अपनी सारे एसेट्स में से माइनस करती है, और जो शेष बचता है उसको बोलते हैं सरप्लस बोलते हैं। तो वैल्यूएशन बैलेंस शीट से जो सरप्लस क्रिएट होता है, यानी कि जो प्रॉफिट क्रिएट होता है, उसमें से कुछ पोर्शन सीक्रेट रिजर्व कर दिया जाता है। एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट, सीक्रेट रिजर्व कुछ क्रिएट कर दिया जाता है। उसके पश्चात जो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने के पश्चात जो धन राशि बचती है, उसमें से 95% पॉलिसी होल्डर्स को बोनस के रूप में दे दिया जाता है। रणविजय भाई, आपने देखा होगा कि पॉलिसी होल्डर्स को बोनस मिलता है, बोनस ऑन पॉलिसी। और ये भारत ही नहीं, विश्व की पहली ऐसी कंपनी है जो अपने क्रेताओं, अपने उपभोक्ताओं को मुनाफे में भी शेयर कराती है। शेष 5% शेयर होल्डर्स, यानी कि कंपनी के हितधारकों को, शेयर होल्डर्स को मिल जाता है। आपने जो प्रश्न किया वो ये था कि जब आईपीओ आ जाएगा और इसके शेयर जब मार्केट में ट्रेड होने लगेंगे, और कभी मान लीजिए किसी कारण से इसके शेयर की वैल्यू कम हुई या शेयर की वैल्यू बढ़ी, तो यहाँ पे हम बता दें कि जो पॉलिसी होल्डर इस कंपनी के आईपीओ के पार्ट बन जाएंगे, जो शेयर होल्डर हो जाएंगे, तो मार्केट में जो शेयर की चाल होगी, उससे जो शॉर्ट टर्म गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, शेयर को खरीद के बेच के, इक्विटी को खरीदने बेचने के बाद उससे जो प्रॉफिट होगा या जो नुकसान होगा, ये तो मार्केट में कंपनी के परफॉर्मेंस के साथ साथ अन्य दूसरी कंपनियों के परफॉर्मेंस, हम अक्रॉस ग्लोब बात कर रहे हैं, इंडियन कंपनीज की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या अन्य कंपनियों की बात नहीं कर रहे हैं, एसबीआई लाइफ, हम पूरे ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं, हेक्सा, भूपा, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर रहे हैं। उनसे उसका कंपटीशन, उनसे उनका, क्योंकि इसमें एक नया डेवलपमेंट हो रहा है कि 20% एफडीआई भी इसमें एलआईसी में भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, 20% एफडीआई भी। तो कुल कहने का मतलब ये है कि जो मार्केट में जो लोग शेयर होल्डर रहेंगे एलआईसी के, वो अपने मार्केट की ट्रेडिंग करके भी मुनाफा कमा सकते हैं, लॉस भी हो सकता है। वैसे लॉस के चांसेस बहुत कम है,
चूँकि इस कंपनी की जो गति है, जो अपना प्रॉफ़िट अर्न करने का तरीका है या जो सोशल सिक्योरिटी के द्वारा जो ये मुनाफ़ा अर्न करती है, जो कि पॉलिसी होल्डर्स को बोनस के रूप में मिलता है, मेरे ख़्याल से पिछले 65 साल का इतिहास बताता है कि कभी भी डिप नहीं हुआ है, ये हमेशा बढ़ा है। तो 2 तरीके से अब पॉलिसी होल्डर्स को फ़ायदा होगा। पहला ये कि पॉलिसी पे बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में अगर वो शेयर होल्डर है और मार्केट में शेयर की वैल्यू अगर बढ़ रही है, कंपनी के परफॉर्मेंस से, प्रॉफिट आने से या किसी और रीज़न से भी बढ़ रही है, तो उसका भी फ़ायदा वो शेयर को लिक्विडेट करके ले सकते हैं। लास्टली एज़ ए पॉलिसी होल्डर बोनस मिलेगा, एज़ ए शेयर होल्डर भी उनको शेयर पे डिविडेंड्स और बोनस वगैरह मिलते रहेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड पर इसका क्या असर पड़ेगा इस नए स्वरूप में आने पर? बाजार में अभी उसकी हिस्सेदारी तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन तमाम निजी कंपनियों के आने के बाद जितना उसका हिस्सा है वो धीरे-धीरे नीचे आ रहा है। तो क्या असर उस कंपनी पर पड़ेगा? बहुत बढ़िया प्रश्न किया है आपने। एलआईसी 65 साल पहले तो एक छत्र शासन कर रही थी, फिर धीरे-धीरे गवर्नमेंट ने आईडीआरए एस्टेब्लिश किया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को डेवलप किया, तमाम कंपनियों को लाइसेंस दिया, प्राइवेट प्लेयर्स आए, फॉरेन की भी तमाम कंपनी आए और इंडिया में एलआईसीज़ को डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस पे पब्लिक के हिसाब से कैटर करके, नीड के हिसाब से कैटर करके अलग-अलग पॉलिसीज़ देने लगी। ज़ाहिर-सी बात है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी अपनी जो पॉलिसीज़ थी उनमें भी चेंजेस लाया। हर साल कुछ न कुछ 2-4 नए तरीके की पॉलिसी आती थी। रेंज के हिसाब से मतलब एक जन्म लिए हुए शिशु 5 साल के बच्चे से लेके 60 साल तक के व्यक्ति तक के लिए विभिन्न तरह की पॉलिसीज़, कहीं पेंशन की रिक्वायरमेंट है, तो कहीं शादी के समय का फंड की बात है, कहीं लैंड खरीदना है, कहीं स्कूल के फीस है, हर तरह की नीड को एडजस्ट करते हुए उन्होंने पॉलिसीज़ बनाना शुरू किया। लेकिन कुछ वर्षों में ये देखने को आया कि जो प्राइवेट प्लेयर्स थे या जो अन्य प्लेयर्स थे अदर देन एलआईसी, जो अन्य प्लेयर्स थे जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया, एचडीएफसी हो गया, एसबीआई लाइफ हो गया और भी तमाम कंपनियां, ये कंपनियां कहीं न कहीं अपने नेटवर्क को बढ़ाकर एलआईसी के कार्य पद्धति को कहीं न कहीं डेंट दे रही थी। कैसे डेंट दे रही थी? प्रॉम्प्ट सर्विस हो सकती है उनकी, वन ऑफ द रीज़न प्रॉम्प्ट सर्विस हो सकता है। कस्टमर की जो शिकायत है उसका रिड्रेसल की रेट ज़्यादा अच्छी उन कंपनियों में हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हों, जो बैलेंस शीट उनकी दिख रही हो कि हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किए। हो सकता है उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो या टाइमिंग है वो बहुत फास्ट हो सकता है कि एलआईसी में एजेंट के थ्रू आपको जो सुविधाएं मिल रही हो उससे ज़्यादा सुविधाएं वहाँ पे आपको मिल रही हो, आदि आदि कई चीज़ें। तो इसमें कुछ क्वांटिटेटिव फैक्टर भी थे, कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर थे, लेकिन कुल मिलाकर हम यूँ कह सकते हैं कि जो मार्केट में जो 100% भागीदारी थी वो कहीं न कहीं डाइल्यूट होके 60-65% के आसपास आके रुक गई। तो अब इस भागीदारी को और डाइल्यूट न होने पाए, सरकार इसमें काफ़ी मीमांसा करने के बाद गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। तो सबसे पहला तो ये डिसीजन लिया लास्ट ईयर लिया कि जो आईडीएफसी ठीक है, तो एक 90% भागीदारी उसकी खरीद लिया जाए और उस बैंक के माध्यम से एलआईसी बेचने का कार्य किया जाए। ठीक इसी प्रकार गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि एलआईसी की जो आईपीओ लाकर इसको भी डाइल्यूट किया जाए। एलआईसी का आईपीओ आने के बाद स्टेक होल्डर्स में पब्लिक भी शामिल हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है जवाबदेही बढ़ने के बाद कार्य पद्धति में परिवर्तन आएगा, निखार आएगा, जवाबदेही और ज़्यादा होगी। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया का भी कहीं न कहीं कंट्रोल एलआईसी पे आ जाएगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा। एफडीआई के आने से 20% एफडीआई आने से इंटरनेशनल मार्केट में भी आपको अपनी छवि मेंटेन करने के लिए कहीं न कहीं थोड़ा-सा और बेटरमेंट लाना पड़ेगा। जो एक थकी हुई चाल थी एलआईसी की, वो चीते की चाल में अवश्य कन्वर्ट होगी, ऐसा सरकार का भी मानना है और मेरा भी मानना है। आपने एक बहुत बढ़िया टर्म यूज़ किया, थकी हुई चाल। ये सही है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के जो बीमा धारक हैं, वो कई बार होता है कि सर्विसेज खराब होने के कारण छोड़कर चले जाते हैं। कई बार अभिकर्ता प्रीमियम तो ले जाते हैं, लेकिन एक लंबे समय तक सर्विस नहीं दे पाते। तो उस स्थिति में वो पूरा उनका जमा किया हुआ पैसा फंस जाता है। उनकी ज़रूरत पर कभी एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ, उनकी ज़रूरत होती तो उस दौरान पता चलता करे ये तो अभी फंसी हुई, अपडेट नहीं है। प्राइवेट कंपनियां अपने ग्राहकों को
त्वरित सेवा देती हैं, अच्छी सेवा देती हैं, जिससे ग्राहक बेस उनका कंटिन्यू बढ़ता है। तो इससे क्या ऐसा कह सकते हैं कि अब एलआईसी के बीमा धारकों के भी दिन सर्विसेज के मामले में लौटने वाले हैं? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। आईपीओ आने के बाद ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, तो वो कंपनी के परफॉर्मेंस को और एनहांस करने की बात करते हैं। बोर्ड रूम में जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है, तो जब मीमांसा की जाती है प्रॉफिट, लॉस, सेटलमेंट, तो वहाँ पे कहीं न कहीं कंज़्यूमर ग्रीवांस उसके बारे में बोर्ड चर्चा करता रहता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब एलआईसी अन्य अपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिज़न में और बेटर सर्विस दे पाएगी। शायद इस पे काम भी चल रहा है। एलआईसी अपनी कार्य पद्धति को और बढ़ाती भी जा रही है। लेकिन चूँकि जिस प्राइवेट बैंक में उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट 90% इक्विटी इसकी खरीदी है, उस बैंक के माध्यम से भी एलआईसी को बेचा जाएगा और वहाँ के जो कर्मचारी डिटेन्ड हैं, उनसे भी बेटर सर्विसेज़ जो एक्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स हैं उनका और जो प्रपोज्ड पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको देने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल है। क्योंकि डीमैट अकाउंट खुलवाना सबके लिए अनिवार्य है। तमाम लोग ऐसे हैं जो डीमैट अकाउंट क्या होता है यही नहीं जानते। डीमैट अकाउंट खुलवाना तो दूर है, तो क्या आप, क्योंकि बाज़ार पर अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं, और डीमैट अकाउंट क्या है, कैसे लोग खोलें, कहाँ खोलें, किससे इसके लिए संपर्क करें, तो नेशनल व्हील्स के श्रोताओं के लिए थोड़ा-सा इस पर भी जानकारी दें। क्योंकि जब सबके लिए अनिवार्य है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि इस पूरे वीडियो को सुनने के दौरान वो आकर यहाँ अटक जाएँगे कि भैया सब तो बताया, लेकिन डीमैट अकाउंट भला क्या है? खोलें कैसे? किसके पास जाएँ? कौन सा बाबू खोलेगा? कौन सी कंपनी संस्था खोलेगी? एलआईसी खोल देगी या कोई प्राइवेट कंपनी खोलेगी? तो थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ। बहुत बढ़िया प्रश्न है, मैं इसका उत्तर देना चाहूँगा। पहला तो आपका है डीमैट। दोस्तों पहले हम जानें कि डीमैट होता क्या है? डीमैट एक शॉर्ट वर्ड है, इसका फुल फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइज़्ड। डीमैटेरियलाइज़्ड मीन्स होता है किसी भी चीज़ के भौतिक फॉर्म को जब वर्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो डीमैटेरियलाइज़ हो जाता है। जैसे आपको याद होगा पहले हम लोग पासबुक रखते थे और पासबुक में बैलेंस देख लेते थे। तो ये पासबुक जो थी वो हमारा मटेरियल फॉर्म था। जैसे हम पहले एनएससी खरीदते थे तो हमें एक सर्टिफिकेट मिलता था, वो मटेरियल फॉर्म था, भौतिक फॉर्म था। बाद में इसको खत्म कर दिया गया सिस्टम को और बता दिया गया कि आपका वर्चुअल फॉर्म पे आपको अवेलेबल है। अब जैसे हमें पासबुक देखनी पड़ती है तो हम अपना इंटरनेट डालते हैं, इंटरनेट कोड डालते हैं, ई-बैंकिंग कोड डालते हैं और हमारे सामने पासबुक हमारी जनरेट हो जाती है, दिखने लगती है, वर्चुअल फॉर्म पे दिखने लगती है। तो एनीथिंग व्हिच इज़ वर्चुअल इज़ डीमैटेरियलाइज़्ड। जिसका एक्जिस्टेंस है, जिसकी इक्विवेलेंसी वही है, जिसकी महत्व वही है। तो डीमैट अकाउंट शेयर बाजार में डाला गया, ये टर्म डाला गया और हर एक व्यक्ति के लिए डीमैट अकाउंट रखना कंपल्सरी हो गया। आपको याद होगा पुराने दिनों में हम जब कंपनियां आईपीओ लाती थी, शेयर अलॉट करती थी, एक शेयर सर्टिफिकेट आता था, इसको ट्रांसफ़र करते थे तो पीछे टिकट लगता था और साइन होता था कितनी बार ट्रांसफ़र हुआ है, फिर साइन। उसको रखने में उसके खोने खोने का डर था, उसके जल जाने का डर था, उसके भीग जाने का डर था, उसके चोरी होने का डर था, आदि-आदि। इन सारी चीज़ों से सुरक्षित करने के लिए डीमैटेरियलाइज़ेशन ऑफ द अकाउंट्स की व्यवस्था की गई, डीमैट अकाउंट खोलने की व्यवस्था की गई। अब क्या है, डीमैट अकाउंट जब आप खोलते हैं तो इसके लिए भारत सरकार ने सीएसडीएल और एनएसडीएल को इसके लिए ऑथराइज़ किया हुआ है। सेंट्रल डिपॉजिटरी और नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी जो ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड है, इनकी जो एजेंसियाँ हैं हर शहर में अवेलेबल हैं। इनके जो स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ है हर शहर में अवेलेबल हैं। इनके एजेंट्स हर शहर में अवेलेबल हैं। आप इनके नंबर पे कॉल करके आप इनको बुला सकते हैं, ये आपके पास आते हैं, आपके घर पे आपको सर्विस देंगे। फॉर्म होता है, भरना पड़ता है डीमैटेरियलाइज़्ड अकाउंट खोलने के लिए, डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए जो आप फॉर्म भरते हैं उसमें कुछ एक चीज़ें होती हैं रणवीर भाई, मैं बताना चाहता हूँ जो पहले से आप अपने पास रख लेंगे। आपका पैन कार्ड की पीडीएफ कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, आपका जहाँ बैंक अकाउंट है जिसको आप अपने डीमैट अकाउंट से लिंक करेंगे, उस बैंक अकाउंट के पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी, ठीक है? ये 3 चीज़ और आपकी फ़ोटो भी इसमें लगती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है और एक कैंसिल्ड चेक, जिस जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का कैंसिल्ड चेक आपको ये देना पड़ता है और इन 3 डॉक्यूमेंट के साथ इनका एक फॉर्म आता है। उस फॉर्म में आपको सारी इन्फॉर्मेशंस बहुत ही डिलिजेंटली, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिना कोई तथ्य छिपाए आपको भरनी पड़ती है।
क्योंकि जब डीमैट अकाउंट एक आप खोल रहे हैं और जो फॉर्म आप भर रहे हैं ये माना जाता है कि आप एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं रिगार्डिंग योर नेम, योर फादर्स नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर एड्रेस, योर नेटिव, है तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन है, अबाउट योर आधार, अबाउट योर पैन, सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे। क्योंकि डीमैट अकाउंट में जब आप शेयर खरीदेंगे, चाहे एलआईसी के आईपीओ के थ्रू खरीदें या कोई किसी भी कंपनी का शेयर खरीदें, तो जैसे ही खरीदेंगे वो आपके डीमैट की पासबुक में ऐड हो जाएगा, और जैसे ही आप बेचेंगे वो डीमैट की अकाउंट की पासबुक से वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा या आउटगोइंग में चला जाएगा। तो डीमैट अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया है, मतलब एक ऐसा फॉर्मेट जहाँ पे न शेयर चोरी होने का खतरा है, न शेयर के फटने का खतरा है, न शेयर के भीगने का खतरा है, न शेयर के जलने का खतरा है। तो जिस प्रकार हम ई गोल्ड की कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड का कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे डीमैट अकाउंट में रखा गया है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया और मेरे ख्याल से दर्शकों को ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक मुझे कुछ झोल जैसा लगता है कि एलआईसी ने ये जो पूरी व्यवस्था की, एलआईसी के इतने बड़े ग्राहक हैं और शहर में तो लोग खोल लेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा ग्राहक आधार है। एलआईसी को मुझे लगता है कि चाहिए वह खुद पहल करे, अपने बीमा अभिकर्ताओं को इसके लिए सक्रिय करे कि अभिकर्ता ही अपने सभी बीमा होल्डर्स को, जो भी उनके ग्राहक हैं, उनका डीमैट अकाउंट खुलवाएं और इसके लिए एलआईसी पहल करे, खुद ही खुलवाए जैसे दूसरी कंपनियां पहल करती, तमाम बैंक हैं खुलवाती हैं। तो आपका इसमें क्या नज़रिया है, क्या कहना चाहेंगे? आपने जो प्रश्न पूछा है इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बता दें, मैंने यहाँ पे भूल भी गया था बताना, शायद इसीलिए प्रश्न रेज हुआ। जो कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर हैं, सीएफसीज हैं, इनको भी ऑथराइज़ किया गया है कि ये भी डीमैट अकाउंट आपका खोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सीएफसी की रीच जो है हर एक गांव में है, हर एक गांव में एक किसी बंदे ने या बंदी ने इसको लिया हुआ है, लाइसेंस लिया हुआ है, जहाँ पैन भी बन रहा है, आधार भी बन रहा है, आपका ये डीमैट अकाउंट भी खुल रहे हैं, और साथ में जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र वगैरह बन रहा है। वो सारी फैसिलिटीज़, पेंशन वगैरह के सारी चीज़ों का उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। तो सीएफसी के थ्रू भी आप अपना ये डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और जितने जो रूरल एजेंट्स हैं हमारे, एलआईसी के जो रूरल एजेंट्स हैं, वो सीएफसी के थ्रू इसको खोलने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे आप किसी भी बैंक में आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, किसी प्राइवेट प्लेयर के साथ डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जैसे कारवी है, शेर खान है, तमाम तरह की जो भी जहाँ पे भी आप चाहें डीमैट अकाउंट खोलिए, वो डीमैट अकाउंट आपका एलआईसी के आईपीओ के लिए भी उतना ही कारगर होगा, उतना ही यूजफुल होगा जितना कि अन्य जगहों पे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने नेशनल व्हील्स के दर्शकों को बहुत अच्छे से समझाया कि आईपीओ कैसे आएगा, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कैसे डीमैट अकाउंट खुलवाएं, क्या लाभ होगा, क्या हानि की जो आशंका जताई जा रही थी उसको भी आपने समझाया कि नहीं, कितना खतरा कितना कम है। सामान्य तौर पर लोग बाजार के नाम पर डराते हैं कि बाजार में चीज़ आ गई तो सरकार ने बेच दिया, अब बाजार ही जाने, नुकसान घर का पैसा चला जाएगा। तो आपने उस डर को भी दूर किया, निर्मूल किया कि नहीं, डरे नहीं, आईपीओ है, एलआईसी का है, डरे नहीं, इसमें हिस्सा लें, अपना अकाउंट खुलवाएं और शेयर आपको जो भी कंपनी देगी आप उसमें लाभ पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आईपीओ आएगा और लोग पार्टिसिपेट उस दौरान कर रहे होंगे, शेयर ले रहे होंगे, या जो भी एलआईसी जिस भी रूप में उनको शेयर का आवंटन करे, जिस फॉर्मेट में करे, तो उसके बाद हम लोग फिर एक बार बैठेंगे और जरूर देखेंगे कि क्या हुआ। भारतीय जीवन बीमा निगम ने इससे मार्केट में कितना बड़ा भूचाल खड़ा किया और कितनी उस पर, उसकी सेहत पर, उसके जो आर्थिक सेहत है उस पर कितना बड़ा फर्क आया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्कार।